Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss some basics about consolidation and settlement. So when load is applied, stress and strains are produced in a material. In elastic materials such as steel, the stress strain are produced simultaneously without any time lag. तो अगर हम किसी मटेरियल की विद इन इलास्टिक लिमिट उस पर लोड लगा के उसको अनलोड करते हैं तो उस मटेरियल के अंदर कोई परमानेंट डेफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन अगर हम किसी मटेरियल की इलास्टिक रेंज को क्रॉस कर जाते हैं और उसके बाद उस पर अनलोड करते हैं तो ऐसे सच मटेरियल्स के अंदर जो है परमानेंट डेफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाती है। तो जो मटेरियल जिनके अंदर इस तरह परमानेंट डेफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाती है उनको हम विस्को इलास्टिक मटेरियल कहते हैं या टाइम डिपेंडेंट मटेरियल कहते हैं। When soil is subjected to the load, they deform, and when the load is released, some permanent deformation remain recording in their memory. तो सॉइल के केस जो है, सॉइल एज ए मटेरियल जो है वो टाइम डिपेंडेंट मटेरियल है, यानी कि सॉइल के अंदर अगर हम लोड लगाते हैं तो उसके अंदर डेफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाती है। अब लोडिंग जो है आर्टिफिशियल भी हो सकती है या नेचुरल भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं सॉइल की लोडिंग कंडीशंस को या सॉइल के इंजीनियरिंग के अंदर हमने इन सब कंडीशंस को कंसिडर करना पड़ता है। कंप्रेशन ऑफ सॉइल की जब बात करते हैं, when soil mass is subjected to a compressive force, its volume decreases. The property of the soil due to which a decrease in volume occur under compressive force is known as compressibility of the soil. तो सॉइल के ऊपर अगर हम जब लोड लगाते हैं तो सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और ये जो प्रॉपर्टी है सॉइल की इसको हम कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल कहते हैं। अब कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल की क्यों होती है, उसकी क्या वजह है? तो उस कंप्रेसिबिलिटी के अंदर जो बेसिकली रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम है उसके तीन रीजन हो सकते हैं। या तो सॉइल पार्टिकल कंप्रेस हो रहे हैं, या जो वाटर ए और एयर वाइड्स में प्रेजेंट है सॉइल के अंदर वहां से उनकी कंप्रेशन हो रही है, या थर्ड पॉसिबल केस ये हो सकता है कि जो एयर और वाटर है वाइड्स के दरमियान में वो एक्सपल्स हो रही है या एस्केप हो रही है कंप्रेशन लोड लगाने की वजह से। अच्छा, इन सब केसेस के अंदर जो सॉइल पार्टिकल जो सॉलिड पार्टिकल्स की कंप्रेशन होती है वो रिलेटिवली नेग्लिजिबल होती है। Compression of water in void is also extremely small as the water is almost incompressible. तो water incompressible है तो compression उसकी negligible होती है। Air exists only in partially saturated soils and dry soils. अगर हम saturated soils की बात करेंगे तो उसमें air वैसे ही exist नहीं करेगी, तो उसमें air की expression क्या तो वहाँ पे सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन अगर dry soil है तो उसके voids के अंदर air होगी और air जो है वो highly compressible है। तो सैचुरेटेड सॉइल के केस में एयर की जो एक्सपल्शन है वो को पॉसिबल नहीं है। ड्राई सॉइल के केस के अंदर एयर की एक्सपल्शन होती है। When the soil is fully saturated, compression of soil occurs mainly due to expulsion of water from these soils. तो अगर सैचुरेटेड सॉइल्स होंगे तो उसमें कंप्रेशन जब हम अप्लाई करेंगे या लोड लगाएंगे और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उसका रीजन सिर्फ यही होगा कि जो वॉइड्स के दरमियान हमने वाटर था वो एक्सपल्स हो बाहर निकल जाएगा या एस्केप हो जाएगा। कोहेजनलेस सॉइल की बात करें जैसे सैंड एंड ग्रेवल है, तो ये जो सॉइल होती हैं ये बहुत ही कम टाइम पीरियड के अंदर कंप्रेस हो जाती हैं। जैसे आप अगर वाइब्रेशन करें इन सैंड को या ग्रेवल्स को तभी कंप्रेट हो जाती है, उनमें इजीली जो वाइड्स हैं जो हमने जो है एयर है वो एस्केप हो जाती है। अच्छा, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एंटिसिपेटेड सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन रेस्टिंग ऑन कोहेजनलेस सॉइल हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज ऑफ स्ट्रक्चर। तो अगर आप फाउंडेशन बनाते हैं या नियर रखते हैं सैंडी सॉइल्स के ऊपर या कोहेजनलेस सॉइल के ऊपर तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही उसकी कंप्रेशन हो जाएगी या ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही वो सेटलमेंट कर जाएंगी फौरन ही। लेकिन जब कोहेसिव सॉइल की बात करते हैं जैसे हमारे पास क्ले है, तो ये जो क्ले सॉइल्स होती हैं या चिकनी मिट्टी होती है इसमें आपकी कंप्रेशन फौरन नहीं होती, ये टाइम डिपेंडेंट है और इसका सिग्निफिकेंटली स्लो रेट होता है एज कंपेयर्ड विद दिस कोहेजनलेस सॉइल। Thus, for a cohesive material, the total compression of saturated clay stratum require longer period than that of cohesionless soil. तो अगर कंप्रेशन मुकम्मल कंप्रेशन करना चाह रहे हैं कोहेसिव सॉइल की तो वो टाइम डिपेंडेंट है और उसमें काफी टाइम लगता है। अब कंसोलिडेशन की बात करते हैं, तो कंसोलिडेशन को डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, द कंप्रेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉइल अंडर स्टेडी स्टैटिक प्रेशर इज नोन एज कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन को ये भी ऐसे भी कहा डिफाइन किया जा सकता है कि रेट ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज विद द टाइम। तो जो कंप्रेशन होती है सैचुरेटेड सॉइल के अंडर स्टेडी स्टेट प्रेशर के अंदर उसको कंसोलिडेशन कहा जा सकता है। ये जो रिडक्शन है
वॉल्यूम की विद टाइम, इसको भी कंसोलिडेशन कहा जा सकता है। अच्छा, कंसोलिडेशन जो है ये इंटायरली ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स है। तो इसके अंदर एयर की एस्केप या एक्सपल्शन की बात नहीं हो रही। कंसोलिडेशन की जब भी बात की जाएगी तो वो इंटायरली एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम वॉइड्स होगी। तो इसकी एग्जांपल के तौर पे हम ये कर सकते हैं, अगर आपके पास स्पॉन्ज है और वो फुली सैचुरेटेड है, अगर आप उसको कंप्रेस करेंगे तो वाटर जो है वो एस्केप कर जाता है। सिमिलर फिनोमेना कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल के अंदर होता है। As the consolidation of soil occurs, the water escape. The solid particles shift from one position to the other by rolling and sliding, and thus contain a closer packing. It is worth noting that the increase in the volume of soil occurs not due to compression of solids or water, but due to the shifting of position of the particles as the water escape. तो जो डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा, तो पहले स्टेज पे क्या हो रहा है, जब उस पर लोड लगता है तो वाटर स्केप कर जाता है, और वॉल्यूम डिक्रीज किस वजह से हो रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो रीअरेंज हो रहे हैं। सॉलिड्स इटसेल्फ कंप्रेस नहीं हो रहे, लेकिन जो उनके दरमियान में गैप है वो पार्टिकल्स रीअरेंज होते हैं, जिससे वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। सम वॉल्यूम चेंज में अकर ड्यू टू बेंडिंग डिस्टॉर्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्टॉर्ट हो सकते हैं या फ्रैक्चर हो सकते हैं, उससे स्मॉल वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर विद जो रीओरिएंटेशन से पार्टिकल से वॉल्यूम चेंज होता है। अब सेटलमेंट की बात करते हैं। सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इज इट्स वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ डिक्रीज ऑफ द सॉइल ऑन विच इट इज बिल्ट। तो अगर हमने किसी फाउंडेशन जो है सैंडी सॉइल पे रखी है या कोहेजनलेस या कोहेसिव सॉइल के ऊपर रखी है, तो उसमें जो वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट होती है स्ट्रक्चर की, हम उसको सेटलमेंट कहते हैं। अब सेटलमेंट के जो है वो तीन हिस्से लिए जा सकते हैं कि एक इमीडिएट सेटलमेंट है, एक प्राइमरी सेटलमेंट है, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट कह सकते हैं, या सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो तीन सेटलमेंट्स का मजमूआ जो होता है बेसिकली सेटलमेंट है। अच्छा, इमीडिएट सेटलमेंट की बात करते हैं। जैसे वर्ड से क्लियर है, इमीडिएट सेटलमेंट का मतलब वो सेटलमेंट है जो फौरन हो जाएगी। जैसे अगर हमने कंस्ट्रक्शन सैंडी सॉइल पे की है, तो सैंडिंग सॉइल्स के अंदर अगर वाटर होगा तो फौरन एस्केप हो जाएगा, और वाइड्स हो जाएंगे होंगे तो वो एयर वाइड्स होंगे। अगर आप उस पर बिल्डिंग का लोड लगाएंगे या फाउंडेशन का लोड एयर सैंडी सॉइल के ऊपर आएगा, तो पार्टिकल्स फौरन ही रीअरेंज हो जाएंगे क्लोजर पैकिंग के अंदर। अच्छा, प्राइमरी कंसोलिडेशन के केस में क्या होगा कि वॉल्यूम चेंज होगा सैचुरेटेड सॉइल के अंदर। कंसोलिडेशन का वर्ड आ गया तो इसके अंदर वॉल्यूम चेंज है ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ वाटर ओनली, इसकी बात हो रही है। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन जो है उसमें सेटलमेंट होगी, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम होगी। इसका मतलब ये कंस्ट्रक्शन के दौरान फौरन ही इमीडिएट सेटलमेंट हो जाएगी, लेकिन कुछ अरसे के बाद कुछ केसेस के अंदर कुछ सालों के बाद जो है प्राइमरी कंसोलिडेशन होगी। हम लेटर कमिंग लेक्चर के अंदर ही कंसोलिडेशन सेटलमेंट या इमीडिएट सेटलमेंट की कैलकुलेशंस भी करेंगे। अच्छा, सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट जो है उसको क्रीप भी कहा जा सकता है, which is observed in saturated coastal soil due to plastic deformation of soil fabrics as a result of some polite chemical process. अच्छा, हमारे पास कुछ सॉइल्स होती हैं जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर्स के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं इस पैसेज ऑफ टाइम। तो फर्स्ट हमारे पास इमीडिएट सेटलमेंट होगी, देन प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट होगी ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ वाटर। सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट के केस में ये भी हो सकता है कि जो ऑर्गेनिक सॉइल है वो जब डिकम्पोज होना शुरू करेगी तो उससे भी वॉल्यूम रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आपको ये शो कर रही है कि तीन स्टेजेस, यानी कि इनिशियल सेटलमेंट है या इमीडिएट सेटलमेंट है, प्राइमरी सेटलमेंट है, और सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट जो है विद टाइम कैसे बिहेव करती हैं। तो अगर आप इसको ग्राफ को जरा गौर से देखेंगे तो ये एक्सेस जो है ये टाइम स्केल इन लॉग है, लॉग स्केल के अंदर है। तो अगर आप इसको रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि इमीडिएट सेटलमेंट जो है फौरन हो रही है विद पैसेज ऑफ टाइम, और अगर हम आगे देखें जो हमारा सेकंड स्टेज आती है तो उसके अंदर बहुत ही मान्यूट डिक्रीज है सेटलमेंट के अंदर विद पैसेज ऑफ टाइम। और सिमिलर केस जो है आप स्टेज 3 के अंदर भी देख सकते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम। तो सेकेंडरी सेटलमेंट और प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट जो है ये टाइम डिपेंडेंट है, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम डिपेंडेंट से मुराद ये है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए ये प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट को कंप्लीट होने में, और सेम एज केस फॉर सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। अच्छा, अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि कंपैक्शन और कंसोलिडेशन में फर्क क्या है। तो डेंसिटी इज डिक्रीज बाय द रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर अलोन। कंपैक्शन के केस में क्या हो रहा है कि जो डेंसिटी है या वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर अलोन
वेयर कंसोलिडेशन केस में हम क्या करते हैं, एक्सपल्शन ऑफ वाटर हो रहा है। दोनों के केस के अंदर जो है वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है या क्लोजर पैकिंग हो रही है पार्टिकल्स की, लेकिन कंपैक्शन की जब भी बात की जाएगी तो वो एयर के हवाले से बात की जाएगी, और जो कंसोलिडेशन की बात की जाएगी ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ वाटर होगा। Compaction is applicable for both fine grained and coarse grained soil, whereas consolidation is generally for fine grained soil such as clay soil. तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल जो है वो कंपैक्शन के केस में आती है, और जो कंसोलिडेशन की बात की जाती है तो वो मोस्टली फाइन ग्रेन्ड सॉइल की है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कोर्स ग्रेन्ड वो गलती से लिखा गया है, यहाँ पे क्ले सॉइल की जगह पे आना है वर्ड। अच्छा, इन कंपैक्शन एप्लीकेशन ऑफ कंपैक्टेड एफआई इज मस्ट, वेयरएज कंसोलिडेशन इज अ drainage process. It may be done by way of preparation alone without application of load. तो कंपैक्शन के लिए हमें कोई कंपैक्टेड एफर्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर हम कंसोलिडेशन की बात करें तो कंसोलिडेशन ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ वाटर है या रिमूविंग ऑफ वाटर है। तो कंसोलिडेशन टेम्परेचर चेंज होने की वजह से यानी कि वेपोरेशन से भी हो सकती है। तो कंसोलिडेशन के लिए जरूरी नहीं है कि लोड लगे, विदाउट लोड भी कंसोलिडेशन हो सकती है। When a saturated compressive layer is subjected to stress increase, elastic settlement takes place immediately. However, due to low hydraulic conductivity of clay, the excessive pore pressure generated by loading dissipate gradually over long time. तो जब कभी हम लोड लगाएंगे किसी फाउंडेशन के ऊपर या किसी सॉइल के ऊपर, तो अगर तो हमारे पास कोहेसिव सॉइल होगी तो वो टाइम ज़्यादा लेगी सेटलमेंट होने के लिए, क्योंकि उसमें प्राइमरी आएगी और सेकेंडरी कंसोलिडेटेड सेटलमेंट आएगी। और अगर हमारे पास नॉन कोहेसिव सॉइल होगी जैसे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है या सैंडी सॉइल है, तो उसके अंदर इमीडिएट ही सेटलमेंट हो जाएगी। The time dependent deformation of saturated clay can be understood by considering a simple model that consists of a cylinder with a spring at the center. अच्छा, ये जो कंसोलिडेटेड सेटलमेंट की डिटेल है ये एक आपको ग्राफिकली पिक्चर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे अगर आप करेंगे तो हम गौर करेंगे तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 4 चैम्बर्स बने हुए हैं या 4 सिलेंडर्स हैं, ये क्लोज हैं और इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ है और ये वॉल ये बेसिकली क्लोज किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो स्प्रिंग है इसके ऊपर यहाँ पे हम लोड लगा सकते हैं। पहली एग्जांपल को अगर हम गौर से देखें तो अगर हम यहाँ पे लोड लगाते हैं और वॉल को क्लोज कर देते हैं तो देयर विल बी नो चेंज इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग जो है डिफॉर्म नहीं होगा, स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोड लगा रहे हैं वो सारे का सारा जो लोड है वो वाटर ले रहा है इस वक्त। ठीक है। सेकंड केस में ये है कि अगर हम वॉल को जो है ये सेकंड केस जो ये जो फिगर है, ये सेकंड फिगर आपको राइट साइड पे नजर आ रही है, ये फिगर, इसमें हमने लोड लगाया हुआ है और लोड लगाने के केस में अगर हमारा स्प्रिंग चेंज नहीं हो रहा है अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर, हमने वॉल भी क्लोज किया हुआ है, तो सारा जो लोड है वो इस वक्त वाटर एंड लीवर स्प्रिंग जो है वो डिफॉर्म नहीं हुआ होगा। अब हम इस केस में आते हैं, सेकंड केस के अंदर वॉल को ओपन किया हुआ है और लोड लगा रहे हैं इस केस के अंदर। ठीक है, तो इससे ये पता चलेगा कि जो लोड है वो सारे का सारा अब इस वक्त वाटर नहीं ले रहा, इस वक्त लोड जो है वो स्प्रिंग भी ले रहा है। ठीक है, तो इनिशियल केस में अगर हमारे पास प्रेशर जिसमें टोटल लोड जो था वो वाटर ले रहा था वो प्रेशर था P ओवर A। सेकंड केस में क्या हुआ है कि लोड जो है वो पार्शियल स्प्रिंग भी ले रहा है और वाटर भी ले रहा है, तो हमारे पास जो वाटर का लोड होगा, जो वाटर का प्रेशर होगा वो लेस देन P ओवर A होगा जो ओरिजिनल केस में था। फर्दर अगर हम कंटिन्यू लोड लगाते रहेंगे तो एक स्टेज हमारे पास ऐसा आएगा कि ये वाटर जो है वो सारे का सारा यहाँ वॉल से बाहर निकल जाएगा और सारा लोड जो होगा सिर्फ स्प्रिंग ने लिया होगा। ऐसे सच केस के अंदर हमारे पास जो प्रेशर होगा ड्यू टू वाटर वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि सारे का सारा जो प्रेशर है या लोड जो रेजिस्ट कर रहा होगा स्प्रिंग होगा। तो दिस वैल्यू कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन द प्रेशर गेज। अब ये वैल्यूज जो हैं जिससे प्रेशर चेंज हो रहा है प्रेशर गेज से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो टोटल प्रेशर है वो बराबर होगा प्रेशर इन स्प्रिंग प्लस प्रेशर इन वाटर के और लोड कैरी बाय वाटर के। तो हम इस डिस्कशन से ये कर सकते हैं कि जब वॉल को क्लोज था, इनिशियली जो वॉल बिल्कुल क्लोज था उस वक्त जो लोड था स्प्रिंग के अंदर वो 0 था, क्योंकि स्प्रिंग डिफॉर्म नहीं हुआ था और सारे का सारा लोड जो था वो वाटर रेजिस्ट कर रहा था। तो अगर हम वाटर को जो वॉल को ओपन कर देते हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि कुछ लोड जो है वो स्प्रिंग ले लेता है। इसका मतलब ये कि लोड स्प्रिंग के ऊपर जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा और जो टोटल लोड पहले जो प्रेशर या लोड लिया हुआ था वाटर ने
वो ओरिजिनल प्रेशर से कम हो जाएगा, क्योंकि पार्शियली अब लोड जो है वो स्प्रिंग भी शेयर कर रहा है। अच्छा, लास्ट स्टेज में क्या होगा? आफ्टर सम टाइम एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विल बिकम जीरो। लास्ट में ये होगा जब सारे का सारा वाटर जो है एस्केप हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा पी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और सारे का सारा लोड जो होगा वो स्प्रिंग ने लिया होगा, यानी कि पी एस इज इक्वल टू पी हो जाएगा। अच्छा, अब इसी एग्जाम्पल को मद्देनजर रखते हुए हम एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। अगर आप स्टॉप में जो फिगर है उसको गौर से देखें, तो हमारे पास ये जो ऊपर वाली लेयर है ये सैचुरेटेड सॉइल की लेयर है, और ये बॉटम में भी सैचुरेटेड सॉइल या सैंड की लेयर है। सेंटर में हमारे पास क्ले है इस वक्त। अच्छा, जब हम इसके ऊपर लोड लगाते हैं, अब क्ले की बात करें तो हम इसमें ये देखेंगे सेटलमेंट जो है विद टाइम डिपेंडेंट है, तो सेटलमेंट फौरन हो रही है या बाद में हो रही है। तो इनिशियली जब हम इस पे लोड लगाते हैं, जस्ट लेट्स से एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि अभी इस वक्त जो लोड था इनिशियली, लेट्स से यहाँ पे डेल्टा सिग्मा है, तो इनिशियली जो स्ट्रेस थी सॉइल के अंदर वो डेल्टा सिग्मा है। अभी कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेस सॉलिड पार्टिकल्स में, यानी कि स्प्रिंग की केस में जो मैंने पहले आपको बताया था, इस केस में सॉलिड पार्टिकल्स हैं। अगर इस वक्त अभी टाइम जीरो है, तो इसका मतलब ये कि सारे का सारा जो लोड है या डेल्टा सिग्मा है इस वक्त वाटर ने किया हुआ, होल्ड किया हुआ है, और सॉलिड पार्टिकल्स ने अभी तक इसमें से कोई लोड को शेयर नहीं किया हुआ। तो यही हमने इसमें ग्राफिकल फिगर नीचे शो किया गया है। टोटल स्ट्रेस जो लग रही है सॉइल के ऊपर वो डेल्टा सिग्मा है। जीरो यानी कि टाइम जीरो के केस के अंदर सारी की सारी स्ट्रेस जो है वो पोर वाटर प्रेशर ने ली हुई है, और डेल्टा सिग्मा डैश डैश से मुराद यहाँ पे वो इफेक्टिव स्ट्रेस है जो सॉलिड पार्टिकल्स से लेनी है। तो टाइम जीरो के ऊपर सॉलिड पार्टिकल्स ने कोई स्ट्रेस नहीं ली हुई, तो इफेक्टिव स्ट्रेस हमारे पास यहाँ पे जीरो है। नेक्स्ट फिगर में अब देखते हैं, तो टोटल स्ट्रेस हमारे पास स्टार्टिंग में थी डेल्टा सिग्मा। अब हमने क्या किया कि टाइम जीरो नहीं रहा, यानी कि टाइम बढ़ना शुरू हो गया, लोड लगना शुरू हो गया, और टाइम बिटवीन जीरो एंड इंफिनिटी की हम बात कर रहे हैं इस वक्त। तो जब इसमें लोड लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि टाइम जीरो से आगे बढ़ गया, तो होगा क्या इस वक्त कि कुछ लोड या कुछ स्ट्रेस जो होगी वो सॉलिड पार्टिकल्स भी उठा लेंगे, और कुछ लोड जो है हमारे पास वाटर शेयर करेगा। इसका मतलब ये है कि इनिशियली जो प्रीवियस फिगर के अंदर हमारे पास पोर वाटर प्रेशर बराबर था टोटल स्ट्रेस के, इस केस में पोर वाटर प्रेशर जो है वो लेस हो जाएगा टोटल स्ट्रेस के, क्योंकि कुछ स्ट्रेस जो है इस वक्त सॉलिड पार्टिकल्स भी ले रहे हैं, जिसको हमने इफेक्टिव स्ट्रेस के नाम से शो किया हुआ यहाँ पे। तो अगर हम फर्ज करें और ये इमेजिन करें कि वाटर जो है सेंटर से ड्रेन आउट हो रहा है उस सॉइल पार्टिकल के केस में जो पीछे आपको फिगर शो किए जैसे ये, तो सेंटर में मैक्सिमम हमारे पास पोर वाटर प्रेशर होगा और एजेस में हमारे पास मिनिमम होगा। इसका मतलब ये कि इस एज के ऊपर जो लोड या प्रेशर की शेयरिंग है वाटर से वो मिनिमम है। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम के केस में अगर यहाँ पे टोटल हमने स्ट्रेस को जीरो करना है, तो यहाँ पे हमारे पास सॉलिड पार्टिकल स्ट्रेस जो है मैक्सिमम होगी। तो सेम केस में यहाँ पे अगर मिनिमम है प्रेशर ड्यू टू पोर वाटर प्रेशर, तो यहाँ पे हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस मैक्सिमम होगी। लास्ट केस की डिस्कस करते हैं एट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि मैक्सिमम टाइम जो है वो अब अटेन हो चुका हुआ है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास जो टोटल स्ट्रेस थी डेल्टा सिग्मा, वाटर सारे के सारे कंसोलिडेशन में एस्केप आउट हो चुका होगा। तो इसका मतलब ये है कि पोर वाटर प्रेशर जो है वो जीरो होगा, क्योंकि सारा सारा वाटर जो है वो एस्केप आउट हो चुका हुआ। तो हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस या वो स्ट्रेस जो सॉलिड पार्टिकल्स की वजह से थी वो बराबर हो जाएगी ओरिजिनल या टोटल स्ट्रेस के ऊपर। ठीक है, तो अगर टाइम एफिनिटी की बात की जाएगी तो वाटर की जो पोर वाटर प्रेशर है तो वो मुकम्मल जीरो हो चुका होगा, और इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो टोटल स्ट्रेस के बराबर हो चुकी होगी। तो ये सब चीजें जो मैंने अभी आपको फिगर से एक्सप्लेन की हैं वो टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे लिखी हुई हैं कि since clay has a very low hydraulic conductivity and water is incompressible as compared with the soil skeleton, तो टाइम टी जीरो के ऊपर क्या हो रहा है, डेल्टा सिग्मा जो है वो बराबर है पोर वाटर प्रेशर के, क्योंकि सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं या डेल्टा सिग्मा स्ट्रेस डैश के नाम से यहाँ पे जो शो किए गए वो इनिशियली जो है वो लोड नहीं उठाएंगे, तो वो जीरो होगा। उसके बाद क्या होगा कि हम इंक्रीमेंटल स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस को इंक्रीज करना शुरू करेंगे, तो हमारे पास जो स्ट्रेस आएगी टोटल स्ट्रेस वो बराबर हो जाएगी डेल्टा सिग्मा डैश के प्लस पोर वाटर प्रेशर के। और इस केस में डेल्टा सिग्मा डैश जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, और डेल्टा यू जो है वो लेस देन डेल्टा सिग्मा होगी।
जब टाइम आपका 0 था उस वक्त आपकी टोटल स्ट्रेस जो थी वो पोर वाटर प्रेशर के बराबर थी, लेकिन जब टाइम बढ़ना शुरू हुआ तो हमारी टोटल स्ट्रेस जो है वो पोर वाटर प्रेशर, यानी कि पोर वाटर प्रेशर जो होगा टोटल स्ट्रेस से ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डेल्टा सिग्मा, यहाँ पे डेल्टा सिग्मा, सॉरी मिस्टेक है, डेल्टा सिग्मा डैश यहाँ पे आना था। डेल्टा सिग्मा डैश जो है जो पहले 0 थी वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि टोटल स्ट्रेस हमारे पास बराबर होगी एवरेटिव स्ट्रेस के प्लस पोर वाटर प्रेशर के। अच्छा, अगर हम टाइम इंफिनिटी की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि पोर वाटर प्रेशर 0 हो जाएगा और टोटल स्ट्रेस जो है वो एफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारा था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको कंसोलिडेशन, कंपैक्शन और सेटलमेंट, इन तीनों चीज़ों की डेफिनेशन या डिटेल्स या बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको समझ आ चुकी होगी। तो बाकी डिटेल में कंसोलिडेशन सेटलमेंट की या इमीडिएट सेटलमेंट की कैलकुलेशंस कैसी होती हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।